ज़ाती तौर पे आपसे ये जानना चाहूँगा कि अल्ताफ़ बुखारी और सज्जाद गनी लोन में से आप किसको ये मानते हैं कि जो वो सियासी ताकत रखता है, जिस सियासी ताकत की कई बार अपनी पार्टी वालों को ज़रा मुश्किल होती है कि कहाँ बैठ गया 7 साल से हटता क्यों नहीं। इतने सारे फ़ोन आने लग गए कॉन्स्टिट्यूंसी के साहब, कमाल है, आप दिल्ली बैठे हो तो इतना भी नहीं कर सके, कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ज़िला ले लेते। जम्मू कश्मीर को 2 एम्स का हक नहीं था। आप जो इग्नोर की बात कर रहे हैं, इसमें आप उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जिनका नाम छोड़ रहे हैं। इस तरह के और बहुत से हैं जो आपने 1-2 नाम लिए जिन ग्रुप्स के, मैं दोहराना नहीं चाहता कि वो ऐसी इंपॉर्टेंस देनी। इस तरह के बहुत से और ग्रुप्स भी हैं जम्मू में, तो वो आपसे खफा हो जाएंगे कि उनका नाम नहीं लिया आपने। नहीं, तभी मैंने आपसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब क्या ये मान के चले, ये जो 2-3 ग्रुप्स आपने नाम लिए इसके नहीं, बल्कि इससे और भी बहुत सारे, कि वहाँ 2-2, 4-4 लोगों ने अपने अपने सेल्फ स्टाइल ग्रुप बनाए हैं। लेकिन जो न्योता दिया गया, मैं फिर से ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लिए एक्स्ट्रा माइल चलने को प्रधानमंत्री तैयार हैं और वो देने को तैयार है जिसकी प्रेसिडेंस ना हो। और जब मैंने गृह मंत्री जी से बात की, अमित शाह जी, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का मामला है तो यू गो हेड। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग जून 24 को नई दिल्ली में अपने आवास पर बुलाई। उस मीटिंग के बाद बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ हम लोगों ने सुना भी, लेकिन उस मीटिंग से जुड़ी हुई कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। पहली बड़ी डेवलपमेंट, क्या समीकरणों में कोई बदलाव आया है? दूसरा, क्या जो नई दिल्ली का जम्मू कश्मीर को देखने का पर्सपेक्टिव है, क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव आया है? और भी कई सवाल हैं। सवाल जम्मू कश्मीर के आने वाले कल को लेकर हैं, और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं इस समय MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊं कि उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यभार बहुत ज़्यादा आपके पास है, नॉर्थ ईस्ट भी आपके पास है। पहले तो ये बताइए कि इतने कार्यभार जम्मू कश्मीर से और उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र से आने के बाद, वो भी टफ टेरेन, ये भी टफ टेरेन, तो कैसे निभा रहे हैं ये सारा? मैं समझता हूँ कि जब जिम्मेवारी का एहसास हो तो फिर क्षमता आ ही जाती है। और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस ऑफिस इज़ दैट देयर इज़ नो वेकेशन, नो हॉलीडे। तो जैसे हर जॉब में होता है टाइम मैनेजमेंट का, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली ज़रूर है कि पिछले 7 वर्षों में कोई ऐसा हफ़्ता नहीं गुज़रा जब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहा हूँ, और कोई ऐसा हफ़्ता या पखवाड़ा नहीं गुज़रा जब मैं नॉर्थ ईस्ट ना गया हूँ। और नॉर्थ ईस्ट के उन इलाकों में भी हम गए जहाँ कभी कोई केंद्र से नेता गया ही नहीं था। कहा जाता था कि मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया, अब इतना उनके साथ मिलना जुलना हो गया, इस मंत्रालय का भी और इसके अधिकारियों का भी, तो कई बार वो अपने स्थानीय अधिकारियों से अधिक हमारे अधिकारियों को पहचानते हैं और उनके साथ दे फील एट होम। और इसी तरह आपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, तो मुझे हाल ही में जब कोविड हुआ तो अस्पताल दाखिल होने से पहले मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से ही आया था, मानसर से, और अस्पताल दाखिल होने के बाद भी मेरा जो पहला दौरा हुआ वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। मुझे कठुआ जाना था। हमने अपने निजी साधनों से कोई 10 लाख रुपए की राशि एकत्रित की थी, क्योंकि मुझे लगा कि सरकारी साधन तो एक तरफ रहते ही रहते हैं। MP फंड भी कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन अपने ज़ाती कोशिश से क्या हुआ उसमें एक अलग तरह का सुकून रहता है। तो जो कोविड अफेक्टेड बच्चे थे उनके लिए, तो अस्पताल से निकलने के कुछ ही दिन बाद मेरा पहला, तो कहने का कि मुराद ये कि कुछ परमात्मा की कृपा से और कुछ लोगों के स्नेह से ये एक सिलसिला बना रहा। और दूसरी बार जब हमारा चुनाव हुआ है, ये बात अक्सर कही नहीं जाती क्योंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा इसमें मसाला नहीं दिखता, द हाईएस्ट एवर मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द लास्ट 70 ईयर्स, 3,58,000। और अक्सर ये कहा जाता था कि अगर बीजेपी जीतती भी है तो जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी की मार्जिन ज़्यादा रहती है, लेकिन इस बार उससे ज़्यादा रही। जी हाँ, उधमपुर डोडा कठुआ। और हालांकि वो महागठबंधन एक ही कैंडिडेट थे, और जो दूसरे जिनके बारे में मीडिया के ही कुछ चैनलों ने कहा था कि ये जीत जाएंगे, वो अपने ज़मानत भी हार बैठे। तो शायद इससे ये भी एक सबक सीखने को मिलता है कि जो हम जैसे लोग जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, हम समटाइम्स वी ट्राई द ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन बट द वोटर हैज़ मूव्ड ऑन। क्योंकि इस वक्त 70% से ज़्यादा आबादी 40 साल से कम की है, एंड यंग वोटर इज़ द ओपिनियन मेकर, ऑल्सो द डिसीजन मेकर।
पुराने ज़माने में जब हम युवा कार्यकर्ता थे तो कहा जाता था कि पार्क में जाकर कोई बुज़ुर्ग बैठा उसको कहना, फिर वो घर जाके कुंबे को कहेगा, हेडमास्टर रिटायर। अब ऐसा नहीं है, अब तो बच्चे भी उनको वालिदान कहें तो वो सवाल करते हैं कि क्यों आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं वोट डालें, मैं फलां को क्यों नहीं डालूं। तो मेरे ख्याल देयर इज़ लॉट मच ऑल्सो टू लर्न। जो चेंजिंग पर्सपेक्टिव आपने जो अपने आरंभिक रिमार्क्स में कहा, देयर इज़ अ चेंजिंग पर्सपेक्टिव इन द इलेक्टरल फेस ऑल्सो ऑफ इंडिया एट लार्ज। और कई प्रदेशों के चुनाव में मैं रहा, जैसे अभी असम में रहा, इन स्पाइट ऑफ 5 साल हम प्रो इनकुबेंसी से जीते। उससे पहले गुजरात में मेरी जब जिम्मेवारी लगाई गई थी तो कहा गया कि आप सूरत में ही मुकीम रहो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बीजेपी के लेकर के थोड़ा सा लोगों में शंका थी, क्योंकि जीएसटी आया था और टेक्सटाइल और डायमंड के मर्चेंट्स वहाँ पे ज़्यादा संख्या में हैं जो ट्रेडिशनली बीजेपी सपोर्टर थे। लेकिन आखिरकार सूरत की 12 सीटें, जिसमें 7 शहर की थी, बीजेपी के खाते में आई। डॉक्टर साहब, टफ टेरेन की बात मैंने इसलिए की, आप जिस इलाके से आते हैं डोडा से, वहाँ आपको लेके जाना चाहूँगा कि एक तरफ आपके पास नॉर्थ ईस्ट है, दूसरी तरफ से आप उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। आपने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में आपने ये कहा कि वार्ड 1 के लोगों को मुबारक कि आपके यहाँ अब टावर फाइनली लगने लगा है, मोबाइल का टावर। तो इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि आप एक ऐसे इलाके से आते हैं जिस इलाके में गुर्बत आज भी है और जिस इलाके में आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो हालांकि सियासी सवाल मैंने पूछने हैं, लेकिन चूंकि इलाके का जिक्र हुआ तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये आपका अपना इलाका डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन, जहाँ से जो आपका आबाई गांव भी है, कब तक हम इसको? नहीं, देखिए, जब भी कोई शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, तो एक ब्लाइंड ट्रायल होता है, एक रैंडम ट्रायल होता है, एक कंपैरेटिव ट्रायल होता है। बिकॉज तभी तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी सदाबहार रही, आइंस्टाइन की दी हुई। सो अनलेस यू नो व्हाट वाज देयर अर्लियर, यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाट इज़ देयर टुडे। नॉर्थ ईस्ट को जैसे मिसाल के तौर पर आप आज डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर उसका मिसाल दी जाती है हिंदुस्तान भर में, जबकि आज से 5 साल पहले तक अगर वहाँ से खबर आती तो सिर्फ इंसर्जेंसी की, रोड ब्लॉकेड की, मिलिटेंसी की, इनकाउंटर की। इसी तरह से डोडा में आपने ठीक कहा, मेरा गांव जो है वहाँ पर बहुत से बुज़ुर्ग बिना मोटर कार के दर्शन किए हुए फौत हो जाते, क्योंकि बस आती थी एक, जहाँ हमारा पुश्तैनी गांव है, कलोता, मल्होरी और मरमत का इलाका। आज उसी जगह, नाउ दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट फॉर अ गुड एनालिसिस। अब क्या हुआ कि सोशल मीडिया तेज़ हो गया तो ब्रेकिंग न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आज वहाँ पर, और ये वन हैज़ टू सी टू बिलीव, नया नेशनल हाईवे ज़ेरे तामीर, उसका काम शुरू हो गया। वो खिलैनी से शुरू होगा, हम्बल, मरमत, गोहा से होता हुआ सुधमा देव टच करेगा। तो ना केवल एक ऑल्टरनेटिव हाईवे रहेगा, बल्कि वो सारे के सारे वहाँ के लोगों को, मैं सिर्फ सड़क की बात कर रहा हूँ, एक नया आयाम देगा रेवेन्यू का बिजनेस। इसी तरह से आप जब भद्रवाह की तरफ जाते हैं तो एक पहाड़ आता है कालजुगार, उसके दूसरी तरफ हिमाचल है, चंबा, उसके लिए एक टनल है, सिर्फ 6 किलोमीटर लंबा टनल, उसकी मंजूरी हो गई है, सर्वे मुकम्मल हो गया। अब जब वो टनल मुकम्मल हो जाएगा तो आप सीधा उस टनल से गुजर करके चंबा की तरफ गुजर जाएंगे। इसी तरह से लखनपुर से बन्नी बसोली होता हुआ छतरकला का बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके बीच में से टनल निकालते हुए डोडा भद्रवाह हम टच करेंगे। वो सर्वे हो चुका है, बीकन्स ने किया है, जो BRO की एक अदारा है, उसमें सिर्फ छतरकला टनल का बहुत ज़्यादा बजट है, 3500 करोड़ या 4000 करोड़। उसके लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो मिला जुला प्रोजेक्ट NHI का। जब वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जब वो मुकम्मल हो जाएगा, तो आप डोडा से लखनपुर तक 3-4 घंटे और डलहौजी 5 घंटे। तो मैं कई बार कहता हूँ कि नया DND देंगे हम, जैसे आप यहाँ दिल्ली में देखते हैं। तो 5-6 साल में जो सड़कों को लेकर के PMGSY का जाल बिछ चुका है। एक ज़माना था कि आप डोडा से बहुत दूर जाने की ज़रूरत थी, अगर डोडा से भद्रवाह जाते तो आपको मन में ये खौफ सताता कि वापस लौटते हुए कि सड़क बंद ना हो जाए। मुझे याद है 2014 के इलेक्शन में हम भद्रवाह में बैठे हुए थे तो बारिश शुरू हो गई, तो मैंने युवा कार्यकर्ताओं को कहा कि बेटा आप बैठो, मुझे जाने दो, कहीं ऐसा ना हो कि रोड बंद हो जाएगी। तो बोले नहीं सर कुछ नहीं। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, आप ठहर के आ जाओ। मैं निकल गया और उसके 1.25 घंटे के बाद सड़क बंद हो गई और शाम तक वो बंद रही। आज देखिए मलमल जैसी सड़क है भद्रवाह के लिए, 35-40 किलोमीटर सड़क। इसी तरह से अगर आप और भी देखें संस्थाएं, हिंदुस्तान का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवाह में ज़ेरे तामीर है, डोडा में मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेजेस बन गए कहाँ, मरमत, कास्तीगढ़,
जिन लोगों को वोट दिए 60 साल, उन्होंने नहीं उसकी फिक्र की। क्योंकि जैसे मोदी जी ने हमें कहा था कि जिस चीज़ की जो ज़रूरत है वो देनी है, बाद में लोग डिसाइड करेंगे किस तरह का निज़ाम होने चाहिए। कभी हमने वोट कंसिडरेशन पर काम नहीं किया। अभी परसों ही मैं इस बात का उदाहरण दे रहा था श्रीनगर में बैठे हुए कि बर्रे सगीर हिंद का पहला सिट्रस फ्रूट पार्क, क्योंकि आजकल स्पेशलाइज फूड पार्क्स हो गए, आने वाले ज़माने में यहाँ स्ट्रॉबेरी फूड पार्क हो सकता है, मैंगो फूड पार्क हो सकता है, तो पहला सिट्रस फ्रूट पार्क इजराइल के ताउन से, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टाइज थी, हमने बनाया। तो कहाँ बनाया? मिज़ोरम में, जिसकी 8-9 लाख आबादी है कुल। सरकार वहाँ पर मिज़ो नेशनलिस्ट फ्रंट, दूसरी पार्टी की, MP एक चुना जाता है ना, दिल्ली में सरकार बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, लेकिन हमें लगा कि वहाँ पर साधन है, रिसोर्सेज है, दैट इज़ द प्लेस विच डिजर्व्स इट, और वहाँ बना दिया, वहाँ बनाई। क्योंकि एक नया पॉलिटिकल कल्चर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है। ये जो वार्ड वन के लोग हैं, इन्हें अगर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आना होता है तो इन बदकिस्मत लोगों को अनंतनाग और बाकी सब इलाकों से होकर आना पड़ता है। एक कहीं पे कोई प्रपोजल चला था कि शुपियन, कुलगाम, अनंतनाग, किश्तवाड़, रामबन और डोडा, इन 6 डिस्ट्रिक्टों की एक डिवीज़न बनाई जाए ताकि इनका डिविजनल हेडक्वार्टर वहाँ पर रहे, ताकि इनकी रोड कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी टू दी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो बढ़ जाए और फोकस जो है वहाँ पर डेवलपमेंट हो। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस प्रपोजल पर कोई काम हो रहा है या? आप ठीक कह रहे हैं, वक्त वक्त पर इस तरह के सुझाव आए हैं, प्रस्ताव भी आए, प्रपोजल भी आए। एक बार ये भी आया था कि उधमपुर का भी अलग डिवीज़न हो, लेकिन अब क्या है कि पिछले 2-3 साल में इस तरह का घटनाक्रम चला है। कभी जो UT बनने के बाद थोड़े से हालात सेंसिटिव रहे, फिर उसके बाद कोविड ने हमारे 1.5-2 साल खा लिए, और एक कोताही ज़रूर रही कि जो पिछली बार डिस्ट्रिक्ट्स की रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी जम्मू कश्मीर में, वो बेहतर हो सकती थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, क्योंकि हमारे स्वभाव में नहीं कि ऐसे बैठे बिठाए सबकी आलोचना कर दो, सरकार दूसरी थी, फैसले भी उनके थे। अब जैसे मिसाल के तौर पर बड़ी नुमाया मिसाल ये है कि हिल डिस्ट्रिक्ट है जो बन्नी बसोली का, ये अलग से हो सकता था, ये अलग से हो सकता। अब उसमें क्या होता है, इतना फैला हुआ है कि कलेक्टर है या DM हर जगह पहुँच नहीं पाता, SDM दूर बैठता है, तहसीलदार दूसरा बैठता है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में इन बातों की तरफ तवज्जो दी जाएगी। हुआ यह है कि लगभग 65-66 साल तो सरकारें दूसरी रहीं, तो ये जो हसरतें थी तो ये तो मन में ही रहीं। अब मौका मिला है तो कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इन कोताहियों को भी दूर किया जाए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मोदी जी का भी यही कॉल है कि जहाँ जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ की जाए। ठीक, कभी हम इस कंसिडरेशन से नहीं जाएंगे। जैसे मैंने कल ये भी आपको मिज़ोरम की बात की, तो मैं श्रीनगर में मिसाल दे रहा था, वरना हमारे यहाँ क्या कल्चर रहा है कि अगर मुझे रेल मंत्री बना दो, सबसे पहले अपने गांव में रेलवे स्टेशन बनाऊंगा, चाहे पैसेंजर हो के ना हो। बिल्कुल। अगर मुझे एविएशन मिनिस्टर बना दो, मैं हवाई अड्डा बना दूंगा, जहाज़ वहाँ उतरे। लेकिन हमने वो छोड़ा। देखिए एक बात और है जिसका अक्सर ज़िक्र जम्मू कश्मीर में नहीं होता, शायद लोगों को समझ भी नहीं आ रहा, और आप जैसे पत्रकार बहुत ज़्यादा है नहीं जो थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमने शुरू किए। बिल्कुल, हमने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की परिभाषा ख़त्म कर दी, और ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ये नेसेसरली बैकवर्ड नहीं है। हमने सिंस आई वाज पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज विद नीति आयोग 42 पैरामीटर बनाए, एक हेल्थ का पैरामीटर, एक एजुकेशन का पैरामीटर, एक सैनिटेशन का, एक ट्रांसपोर्ट का, एक्सेसिबिलिटी का। मान लीजिए बाकी सब पैरामीटर ठीक है, लेकिन हेल्थ के पैरामीटर में कोई ज़िला पिछड़ गया है तो उसको किस तरह से डेवलप करना विद द हाईएस्ट पैरामीटर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट स्टेट एंड देन विद द हाईएस्ट पैरामीटर ऑफ द कंट्री, और डैशबोर्ड बनाया गया और रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग, और उसकी बिना पर 115 हमने लिए। अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में 2 ज़िले हुए। आपको हैरत होगी और ताज्जुब होगा, और दैट ऑल्सो इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड सेट जो हमारे यहाँ 60-65 साल में आया। जैसे ही ये अखबार में आया तो सुबह मुझे इतने सारे फ़ोन आने लग गए कॉन्स्टिट्यूंसी के, साहब कमाल है, आप दिल्ली बैठे हो तो इतना भी नहीं कर सके, कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ज़िला ले लेते। तो मुझे समझाना पड़ता था कि ये उस तरह का नहीं है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हवाई अड्डा खोल दो या रेलवे खोल दो या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो, ये बैकवर्ड भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2 ही ज़िले आए थे, कुपवाड़ा, बारामूला। तो पूरा साइंटिफिक पैरामीटर के साथ हम चले और उनको कैसे सैचुरेशन पॉइंट से लाना। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी देन हिंदुस्तान की सियासत को मोदी जी के मार्फत ये आ रही है कि एक नया पॉलिटिकल कल्चर जो शायद आगे कैरी आउट हो सकेगा, जिसमें वोट कंसिडरेशन महज ना रहे, और लोग इतने आजकल ज़हीन हैं कि वो डिसाइड खुद कर लेंगे रिगार्डलेस ऑफ योर वोट पॉलिटिक्स। डॉक्टर साहब, अब आते हैं सियासत के ऊपर। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें आपने कहा तो ज़रूर कि 4 मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, 4 उप मुख्यमंत्री हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं,
लेकिन जब उसका अध्ययन करते हैं तो समझ में ये बात आती है कि शायद आपने डीडीसी के चुनावों को भी एक पैमाना बनाया और जिस पार्टी के डीडीसी के चुनाव में कोई मेंबरान जीत कर आए हैं वो सभी लोग मेज़ पर नजर आए। हालांकि उसके पीछे कोई और सियासत हो सकती है, आपके कोई और पैमाने हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आप उस मीटिंग में एक बड़ा अहम किरदार थे, उस मीटिंग की शुरुआत आपसे हुई, मॉडरेटर आप थे, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या पैमाना था? क्या वाकई ये डीडीसी के चुनाव में जो आपका परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर आपको बुलाया गया, जो पिछली सरकारों में भी लगातार डिमांड थी कि अगर आपके पास मैंडेट है आइए आपसे बात करेंगे? देखिए, पहला तो ये चूँकि इस तरह की मीटिंग जिनकी सदारत वज़ीर आज़म करते हैं उसकी एक सैंक्टिटी रहती है, प्रोप्राइटी रहती है। मैं 7 साल से प्रधानमंत्री जी के बगल वाले कमरे में बैठता हूँ, तो ये नहीं हम जा कर के बाहर करते कि क्या बात हुई है, वरना शायद वहाँ बैठे भी ना होते इतने साल। तो पहली तो ये मैं आपसे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि शायद हम उस बात को पूरी तरह से तज़किरा पब्लिकली ना कर सके, लेकिन जो भी मापदंड थे बेसिकली होम मिनिस्ट्री की ओर से मुनक्कद थी और इनविटेशन भी होम सेक्रेटरी की तरफ से गए थे। तो यकीनन कुछ ठोस पैरामीटर्स उन्होंने रखे होंगे जो भी उनकी समझ से मुनासिब होंगे और जुडिशियस होंगे। तो क्या मान लें कि पॉलिसी शिफ्ट है, अब बात उनसे होगी जिनके पास मैंडेट होगा और उनसे बात नहीं होगी जिनके पास मैंडेट नहीं होगा? तो बात तो सभी के साथ होती रहती है, बल्कि प्रधानमंत्री तो चाहते थे कि ये मीटिंग पहले हो जाती, साल भर पहले हो जाती, कोविड की वजह से नहीं हुई। देखिए, एक बात जो बार बार शायद मीडिया में फिर से नहीं आ पा रही, जो यार शायद इंटरव्यू आया मेरा वीक मैगजीन में जो आज ही छाया हुई है, उसमें मैंने उसका तस्करा किया कि कोविड के चलते प्रधानमंत्री की मीटिंग्स को लिमिट कर दिया था हमने पिछले 1-1.5 साल से। और अगर कहीं मीटिंग होती थी, इवन जो ऑफिशियल मीटिंग होती है, तो उसके लिए एक SOP है, RT-PCR करवाना, ये सब कुछ। पहली बार जब थोड़ा सा रिलैक्स हो, द वेरी फर्स्ट मीटिंग 1.5 साल के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने की है वो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों के साथ की, अंडर द सेम रूफ, इन द सेम चैम्बर। इतने सारे लोग 15-18 बैठे, आज तक कभी इतना एक्सपोजर नहीं हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ कीन वॉज प्राइम मिनिस्टर। उनका बस चलता हुआ 1 साल पहले कहते, लेकिन शायद उनको रोका गया कि भाई एक SOPs है, वी हैव टू टेक केयर। तो प्रधानमंत्री इतने उत्सुक थे टू रीच आउट। जब उन्होंने पदभार संभाला था 2014 में, तो शायद आपको याद होगा कि पहली दिनों में ही उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी प्राथमिकता वो क्षेत्र होंगे जो पिछड़ गए, जो मुख्य धारा से कहीं, और उसमें कौन से थे? जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड टेरिटरी जैसे अंडमान निकोबार है। ठीक। और ये एक बात और जिसका बहुत अक्सर जिक्र नहीं आता कि नॉर्थ ईस्ट के पहले बात लेके अपने जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में बतौर वज़ीर आज़म अब तक, क्योंकि मेरे पास पूरी सूची मौजूद है, लगभग कम से कम 55 बार वो गए, 55 दौरे, 55 दौरे, विच इज़ मोर देन दी सम टोटल ऑफ ऑल दी टूर्स बाई ऑल दी प्रेडिसेसर प्राइम मिनिस्टर्स। हालांकि जो इनसे पहले वाले प्रधानमंत्री थे वो तो राज्यसभा के मेंबर भी रहे आसाम से। इसी तरह जम्मू कश्मीर हर 2 महीने में, हर 3 महीने में प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर पहुँचे और उनका ये निर्देश रहता कि आई वांट टू टच ऑल दी 3 रीजन्स कंसिडरिंग सेंसिटिविटी, क्योंकि बहुत अरसा उन्होंने जम्मू कश्मीर को देखा है, समझा है, काम भी किया है संगठन की ओर से भी। और यहाँ तक कि हम जब जनवरी मास में गए थे, कितनी सर्दी रहती है, तो लेह भी गए, श्रीनगर भी गए और जम्मू भी गए। तो ही इज़ सो सेंसिटिव अबाउट। फिर उसके अलावा एम्स, 2-2 एम्स क्यों मिलने चाहिए जम्मू कश्मीर को? अगर आप ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करें, अब ये तो अलग बात तो एम्स एक ही मिलना ऐसा है कि हमारे यहाँ क्या है, धरना कोई लगाओ तो नेता भी वहाँ उसके पीछे कहता है हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ हूँ मैं, चाहे उसको मालूम। लीडर हैज़ टू लीड, ही हैज़ टू क्रिएट ओपिनियन, ही हैज़ नॉट टू बी लेड बाई दी ओपिनियन। अगर कोई कहता है यहाँ 4 एम्स होना, हाँ जी मैं बना दूंगा, वो नहीं होता। और उसी तरह से एक अच्छे जर्नलिस्ट का भी काम है, वो कहेगा अच्छा कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? अच्छा फिर कोई जा रहा है उसके पीछे, आपने जवाब नहीं दिया, आपका काम है जवाब देना, आप जवाब से भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप रैशनली बात करें, और बच्चे समझते हैं, जम्मू कश्मीर को 2 एम्स का हक नहीं था, क्योंकि किसी स्टेट में बड़े बड़े रियासतें हैं, बिहार है 1 एम्स। सबसे बड़ी चीज़ आपके उदाहरण दिल्ली का है। हाँ, दिल्ली का 2 करोड़ के करीब आबादी, और अब तो यूटी है, यूटी महज 1 है। एक तो जिपमेर है हमारा पौंडीचेरी में, वो बाई डिफ़ॉल्ट को पहले से था, और PGI। जम्मू कश्मीर में अगर 2 एम्स बने तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ वहाँ की सेंसिटिविटी को, वो जम्मू के लोगों को गवारा नहीं करेगा। तो इस तरह से आज IIM भी है, IIM है, मास कम्युनिकेशन है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने
अच्छा, कैट के बेंच, क्योंकि मैं डीओपीटी से जुड़ा हूँ, तो एक ही बेंच है, अभी दूसरे बेंच को लेकर दूसरे को भी हम कर रहे हैं, लेकिन एक भी बेंच नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। देखिए, आई एम नॉट दी वन हु विल बी लेड। हमारा और आपका जिम्मेवार लोगों का जो राइट थिंकिंग सिटीजन इज टू लीड, टू क्रिएट ओपिनियन। चंडीगढ़ का बेंच केटर करता था पूरे बिल्कुल पूरे नॉर्थ इंडिया को, जिसमें पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर यूटी बना, फिर भी हमने डिपार्चर किया उससे, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता। और जब मैंने गृह मंत्री जी से बात की, अमित शाह जी, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का मामला है तो यू गो हेड। और हमने, हालांकि कई ब्यूरोक्रेटिक इनपुट्स आई कि साहब शायद गलत प्रेसिडेंस ना क्रिएट हो जाए, यूटी में बेंच बनाना, और जम्मू में बन गया, और अब हम कश्मीर में भी, श्रीनगर में बनाने की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि हमारे पास मेंबर कम थे। लगभग 65-66 मेंबर होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, अभी हमारे उसमें से 20-25 खाली, क्योंकि नए रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं। पहले सिर्फ रिटायर्ड जजेस हुआ करते थे, अब हम सीनियर एडवोकेट्स को भी रखेंगे मेंबर, तो उस चेंज ओवर में वक्त लगा। कहने का मतलब ये कि जम्मू कश्मीर के लिए एक्स्ट्रा माइल चलने को प्रधानमंत्री तैयार हैं, और वो देने को तैयार हैं जिसकी प्रेसिडेंस ना हो। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा हमारे लिए खुशकिस्मती का भी मकाम है। जिससे डॉक्टर साहब आपने इतनी सारी बातें कही, इसके साथ एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि ऑल पार्टी मीटिंग में जितने लोग बुलाए गए थे, पास्ट प्रेसिडेंट्स को अगर देखा जाए तो जो थोड़ा मैंने स्टडी किया है, कुछ 100 के करीब फार्मूले हैं जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के। मेज़ सजती थी, उसके आर पार जो है और हुर्रियत के नेता भी होते थे, इंटेलेक्चुअल भी होते थे, एकेडमिशियन भी होते थे, वो भी होते थे जिन्हें जम्मू कश्मीर की कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो भी मेज़ के ऊपर बिठाए जाते थे। क्या ये मानने कि दिस इज डिपार्चर फ्रॉम दैट प्रेसिडेंस? एक तो डिपार्चर है, दूसरा क्या अब आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, या ये तो नहीं होगा कि अभी मेज सज गई उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास मैंडेट है, कल फिर दोबारा हम देखेंगे कि आप एकेडमिशियंस को बुला रहे हैं, उसको भी बुलाओ, उसको सबसे बात करते हैं, और फिर एक रिपोर्ट तैयार होगी, और फिर वो रिपोर्ट जो है ठंडे बस्ते में। नहीं, देखिए, आपके सवाल में 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये जो 100 फार्मूले नहीं ज़्यादा है जम्मू कश्मीर को लेकर, और एक्सपर्ट लगभग 1000 तो मौजूद हैं, उतने ही लगभग अब दुनिया से कूच कर गए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक खासियत रही है कि कोई पत्रकार भी 2 दिन चक्कर लगा लेता है तो आके किताब लिख देता है, और ये एक शुगल रहा सन 47 से, और 1989-90 की मिलिटेंसी के बाद तो बढ़ ही गया। अगर किसी की वहाँ पोस्टिंग रही हो पत्रकार, तो वो भी कश्मीर। अच्छा, एक और कैटेगरी है जो आपके रिटायर हो जाते हैं अफसरान, 35-40 बरस वो सरकार का गुण गाते हैं, रिटायर होने के बाद वो फिर क्रिटिक लिखना शुरू करते हैं, कॉलमनिस्ट बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास मिसाल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, 33 बरस की उम्र में वाइस चांसलर बने थे कलकत्ता के, यंगेस्ट एवर, आज तक रिकॉर्ड है, और वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब 3-4 यूनिवर्सिटी थी कुल हिंदुस्तान में, कलकत्ता, मद्रास, पटना, और बाद में आई अलीगढ़ मुस्लिम और BHU, और अक्सर फैकल्टी में भी अंग्रेज़ होते थे। उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने उनको बनाया, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया अपना पद। उन्होंने कहा कि साहब, नाउ आई एम ज्वाइनिंग द फ्रीडम मूवमेंट, सो आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू बी ऑन द पे रोल ऑफ द गवर्नमेंट विच आई एम गोइंग टू अपोज। तो हमारे यहाँ तो ये है ना कि भरपूर रिटायरमेंट तक चलो, फिर 5 साल विंडो होती है, उसमें कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाता है, फिर उसके बाद कई बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, फिर 65 के बाद अक्सर री एम्प्लॉयमेंट कम होती है, तो उसके बाद फिर वो कश्मीर एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो आपके यहाँ तो काफ़ी रिसोर्स है हमारे लिए कश्मीर तो का। लेकिन आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग प्रधानमंत्री जी का बड़ा ओपन माइंड है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब चूँकि कोविड की वजह से ये रुका पड़ा था, अब इमीडिएट हमारे सामने जो है वो है डिलिमिटेशन, और उसके बाद फिर असेंबली की इलेक्शन। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे सिनेरियो डेवलप होगा, अकॉर्डिंगली दी कॉल विल बी टेकन। अच्छा, तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, ये भी इल्ज़ाम लगा कि जी कुछ लोगों को इग्नोर किया गया, डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह को इग्नोर किया गया, एकजुट जम्मू के एडवोकेट अंकुर शर्मा को इग्नोर किया गया, कश्मीर घाटी में हकीम मोहम्मद यासीन थे, उन्हें नहीं बुलाया गया। तो ये जब मैं, आप जो इग्नोर की बात कर रहे हैं, इसमें आप उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जिनका नाम छोड़ रहे हैं। इस तरह के और बहुत से हैं जो आपने 1-2 नाम लिए, जिन ग्रुप्स के मैं दोहराना नहीं चाहता कि वो ऐसे ही इंपॉर्टेंस देनी। इस तरह के बहुत से और ग्रुप्स भी हैं जम्मू में, तो वो आपसे खफा हो जाएंगे कि उनका नाम नहीं लिया आपने। नहीं, तभी मैंने आपसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब क्या ये मान के चले, ये जो 2-3 ग्रुप्स आपने नाम लिए, इसके नहीं बल्कि इससे और भी बहुत सारे, कि वहाँ 2-2, 4-4 लोगों ने अपने अपने सेल्फ स्टाइल ग्रुप बनाए हैं। लेकिन जो न्योता दिया गया, मैं फिर से ये कहूँगा, ऑब्जर्विंग ऑल दी प्रोप्राइटी, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई मापदंड रखे होंगे, उसके तहत उन्होंने, होम मिनिस्ट्री ने, उसके तहत उन्होंने अमल किया है। डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि ये तो हो गया, बहुत सारे लोग आप पर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कल तक आप गुपकार गैंग कह रहे थे, अब गुपकार
अलायंस हो गया, तो अब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बातचीत तो कभी किसी से बंद नहीं की है, और सार्वजनिक जीवन में बातचीत तो बंद होती ही नहीं है, ना कभी डायलॉग बंद होगा। और इल्ज़ाम अभी भी लगेंगे, अगर कोई गलत होगा काम तो लगेंगे। अगर कोई बात कहेगा कि साहब हम पाकिस्तान जाना है, हमें आज़ादी चाहिए, तो जाहिर है वो किसी को कबूल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे। अब इत्तेफाक से मेरे साथ तो बहुत से दिल्ली में भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, दे फील वेरी मच एट होम विद मी। कई बार अपनी पार्टी वालों को ज़रा मुश्किल होती है कि कहाँ बैठ गया 7 साल से, हटता क्यों नहीं लेकिन दे फील मोर एट होम, तो वो अलग बात है। बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं होता सियासत में। हाँ, ओपिनियन डिफरेंस तो रहेगा, क्योंकि हम एक आइडियोलॉजी पे कायम है। ख़ास तौर से जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा ताल्लुक़ है, दे हैव अ वेरी डेफिनेट आइडियोलॉजिकल बेस विच इज़ क्वाइट कंसिस्टेंट, आसानी से बदलती नहीं है। अनलाइक कांग्रेस एक ही वक्त में मुस्लिम लीग के साथ केरल में कर लेती है गठबंधन, और उन्हीं ज़माने में वो शिवसेना के साथ थी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारी अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी एट डिफरेंट क्वार्टर्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी है। लेकिन हाँ, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, लेकिन बातचीत जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री के निवास पर मुलाकात तो हो गई, मुलाकात से पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ महबूबा मुफ्ती जब खड़ी थी, तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि हमने तो कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किसी और साथी को लेकर गुपकार की नुमाइंदगी वहाँ पर करें, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा हमको न्योता सबको आया है तो सबको जाना चाहिए। तो एक अंदेहा लगा कि वो ये कह रही कि मैं तो जाना नहीं चाहती थी, ये ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद जब वो ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कश्मीर घाटी पहुँचे हैं, तो अब मीटिंग गुपकार की जो है वो नहीं हो पा रही। 29 तारीख को एक मीटिंग होनी थी, वहाँ पे ये कहा गया कि उनके कोई घर में कोई उनके रिश्तेदार आए हुए थे, तो मीटिंग में नहीं है। 370-35 को लेकर अगर मामला हो और आप रिश्तेदारों के चक्कर में मीटिंग छोड़ दें तो समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ आप लोगों की कुर्बत ज़्यादा है, जिसके चलते शायद पीडीपी को और बाकी तमाम लोगों को लग रहा है कि यार ये सब मेज़ तो ऐसे ही सजाई गई है, असल मामला तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? ऐसा है कि हमने तो सबसे बातचीत की है, और प्रधानमंत्री जी के साथ सामने भी सबने बात रखी, और कुर्बत की बात नहीं है। जैसे वो एक शेर है कि तेरी कुर्बतें भी मेरी, तेरी फुरकतें भी मेरी, तो इस दिल में अभी और भी ज़ख्मों की जगह है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट दीज पार्टीज़ हैव टू डिसाइड। हो क्या रहा है कि अब धीरे धीरे 3 पीढ़ियाँ बदल गई जम्मू कश्मीर में, और मिलिटेंसी भी 1-2 पीढ़ियाँ ज़ाया हो गई, और जैसा मैंने कहा अब सारी पीढ़ी बिलो 40 है। जो पहला ज़माना था, जम्मू कश्मीर के सियासतदानों के बारे में कहा जाता था, श्रीनगर में एक बयान देते थे, जम्मू में दूसरा, दिल्ली में आके भारत माता की जय, और ट्रिब्यून एक अखबार आता था, तीसरे दिन पहुंचता था, तब तक वो बात ख़त्म हो जाती थी। अब आप जैसे एक्टिव और विजिलेंट पत्रकार हैं, तो रियल टाइम रिपोर्टिंग हो जाती है। सो दे विल हैव टू गेट यूज टू दिस न्यू पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने कहा कि हमारा इलेक्ट्रल पर्सपेक्टिव बदला है, हमें बदलना होगा। अब मैं किसी पार्टी के साथ के बारे में आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आदमी को चाहिए जितना वक्त वो अपने आप को दे सके, अपनी ग्रोथ को ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर दूसरे की टांग खींचने में अपना वक्त ज़ाया कर देते। लेकिन आपने ये बात कही है, और एज ए गुड जर्नलिस्ट आपके लिए एक एनालिसिस का मुद्दा रहेगा कि यही पार्टी जब पंचायत के इलेक्शन हुए तो उन्होंने बाइकआउट किया, बोले साहब ये दफ़ा पहले इसका फैसला हो, और कहा है कि हम तब तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी कही थी। फिर उसके बाद 2 ही महीने बाद जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो 10% वोट लेके मेंबर बन गए। तो इसका मतलब है कि नाउ दे हैव टू एक्चुअली, दे आर मोर आंसरेबल। अगर कश्मीर घाटी के, कश्मीर वादी के अवाम के साथ कहीं दो तरफा बात हुई है या दुआखली बात हुई है, तो उनके नुमाइंदों के ज़रिए हुई है। उनको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, क्योंकि लोग अब इस बात को बहुत देर तक दे मे नॉट टेक इट वेरी काइंडली जैसे पहले लिया गया। तो मुझे लग रहा है कि दे आर ऑल्सो इन दैट प्रोसेस ऑफ चर्निंग। ये जितनी पार्टीज़ हैं ये अब रियलिस्टिक होने लगी कि अब हालात क्या हैं और हमें कैसे चलना है। और अगर ये इनके कुछ नेता इस तरह से सोचने लगे हैं जैसा आपने इशारा किया, तो अच्छी बात है। दे आर नाउ एक्चुअली एड्रेसिंग द रियलिटी रादर देन रिटोरिक। सो दिस इज़ अ डिपार्चर फ्रॉम रिटोरिक टू रियलिटी। पहले तो रिटोरिक में ही चलता रहा सिलसिला कि मसला ए कश्मीर, और मैं इतने साल जहाँ भी, क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले मेरा भी आपके जैसा ही मिलता जुलता काम था,
तो हमेशा मैं ये कहा करता था कि व्हाट इज़ द कश्मीर इशू, वही नहीं हमें समझ आया जब तक ये इशू वो लोग बनाना चाहते थे कि जिनको इशू चाहिए अपनी सियासत चलाने के लिए भी। कुछ हमारे बुद्धिजीवी जैसे आप कह रहे हैं एक्सपर्ट्स बन गए, उनको भी। अदरवाइज जम्मू कश्मीर वॉज ऑलवेज अ स्टेट ऑफ इंडिया लाइक एनी अदर स्टेट। डॉक्टर साहब, तो इसलिए अच्छी बात है ये, आई थिंक दिस इज़ अ हेल्दी डेवलपमेंट कि उनको भी ऐसा लगने लगा है कि वी हैव टू मूव आउट फ्रॉम द पास्ट। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, डीडीसी के जब आपने चुनाव कराए, डीडीसी के चुनावों के बाद उम्मीद और तवक्का आपसे ये थी कि शायद आप डीडीसी को एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में मौका देंगे ताकि एज एन इंस्टीट्यूशन ये ग्रो करे, और इंस्टीट्यूशन ग्रो करने के बाद एक नई क़यादत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस डीडीसी के इंस्टीट्यूशन से मिलेगी। लेकिन आप जल्दबाजी में पड़ गए और बहुत सारे एनालिस्टों ने लिखना शुरू किया कि अफगानिस्तान से भी जोड़ दिया, जो बाइडन से भी जोड़ दिया, और बहुत सारी दुनिया से इसको जोड़कर और पाकिस्तान से भी जोड़कर दिखाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये समझना चाहूँगा कि डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को अभी मुझे लगता है 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए हैं, तो अब आप असेंबली के इंतखाबात कराने जा रहे हैं, तो वो जो एक मकसद था कि यहाँ से लीडरशिप उभर के निकलनी चाहिए, अब वो तो फौत हो गया। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। आप की इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक नई लीडरशिप उभरने का मौका होना भी चाहिए। और जब पंचायत के चुनाव हुए तो पंचों सरपंचों के साथ मैं ग्रुप्स में छोटे छोटे में खुद बैठा हूँ, कश्मीर के कुपवाड़ा से लेकर के नीचे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो ही है, उसके अलावा फिर उनको दिल्ली भी लाया। दिल्ली उनका हमने वज़ीर दाखिला अमित शाह जी से मिलना भी कराया, तब नई नई सरकार बनी थी 2019 के बाद दूसरी दफ़ा। और वहाँ पर बहुत सारे प्रॉमिसिंग लीडर्स भी हैं, पढ़े लिखे, एनलाइटेंड, फॉरवर्ड लुकिंग, नॉट कैरिंग द बैगेज ऑफ द पास्ट, ऑल्सो नॉट कैरिंग डायनेस्टिक लेगेसी, ऐसे हैं, और उनका आगे पोटेंशियल भी है। लेकिन जैसे कहते हैं इतिहास में इम्पॉन्डरेबल्स होते हैं। अब कोविड ना आपने सोचा ना मैंने सोचा, फिर फर्स्ट वेव हुई तो सेकंड किसी ने नहीं सोचा, और सेकंड जब आने लगी तो कहा जाने लगा कि मामूली हल्का सा सिर दर्द बुखार होगा। लेकिन आपके सामने मिसाल हाजिर है, मेरे ब्लड में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो गई तो 20 इंजेक्शन पेट पे लगवाए मैंने, तो दो हफ्ते दाखिल रहा, तो इतनी भयंकर सेकंड वेव आ गई। तो कहने का कि मुराद ये कि 2-2.5 साल हमारे, और एक्चुअली दिस इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर अस, फॉर डीडीसी, फॉर ऑल ऑफ अस, जितने भी स्टेक होल्डर है, वरना उनको एक मौका मिलना था उभरने का। लेकिन अभी भी जो प्रतिभा है उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी की उड़ान को। दे हैव पोटेंशियल, दे विल कम अप। लेकिन साथ ही साथ अगर हम असेंबली के चुनाव को बहुत देर तक ना होने दें, हालांकि मैं नहीं कह रहा कि जल्दी होंगे, कब होंगे, क्योंकि दैट इज़ नॉट माय मैंडेट, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कब करने, आज करने, कल करने, नहीं करने, कब परसों करने या नहीं बिल्कुल करने। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज आए कि सरकार नहीं चाहती या बीजेपी नहीं चाहती, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि अब हर प्रक्रिया अपनी जगह जारी रहेगी। इनफैक्ट आज से 1.5 साल पहले अप्रैल 2018 में 2019 में जून 2019 में पार्लियामेंट की एक डिबेट में यही बात उठाई गई कि साहब आप चाहते नहीं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो असेंबली की। तब उल्टा बोले, मैंने कहा साहब आपको शायद इस बात का इले भी नहीं है, वी आर ए 24/7/365 पार्टी, हमें तो सोए जगा दोगे इलेक्शन हो तो हम चल पड़ते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को स्वभाव और अभ्यास ही सिर्फ इलेक्शन का है और फील्ड का है, बिकॉज हम तो रूलिंग में बहुत कम रहे हैं, तो हमें तो कहा ही जाता था धरना प्रदर्शन पार्टी, तो हमारे लिए इलेक्शन की दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी टाइमिंग तय करेगी इलेक्शन कमीशन, हम इसमें बाधा नहीं बनेंगे। अगर बाधा बनेंगे तो दैट विल नॉट बी इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे मानेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जो है कोई मफाहमत तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है? ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो वील क्रॉस दी ब्रिज व्हेन इट कम्स। लेकिन डॉक्टर साहब, सज्जाद गनी लोन, सैयद अल्ताफ़ बुखारी, अगर कश्मीर में सियासी ओपनिंग की बात की जाए तो सियासी ओपनिंग वहाँ पर सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने की थी। उस सियासी ओपनिंग के करने के बाद जो है वो भी अब बेचारे परेशान हो गए, भाई मेरा इस पूरे जो समीकरण बन रहे हैं इसमें मेरा क्या रोल है। हालांकि विजिबली वो बिल्कुल नहीं लग रहे, बड़े कॉन्फिडेंट, और सज्जाद गनी लोन भी बड़ा असर्ट कर रहे हैं। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी तो बड़े नपे-तुले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और मैं बड़ा हैरान हो गया कि उन्होंने ये कहा कि देयर आर पीपल इन कश्मीर हु हैव द हैबिट ऑफ डायरिया ऑफ वर्ड्स, कि वो जब शुरू हो जाते हैं तो बोलते ही रहते हैं। तो ज़ाती तौर पे, सियासी तौर पे नहीं, ज़ाती तौर पे आपसे ये जानना चाहूँगा कि अल्ताफ़ बुखारी और सज्जाद गनी लोन में से आप किसको ये मानते हैं कि जो वो सियासी ताकत रखता है, जिस सियासी ताकत? नहीं, मैं उस बात को सार्वजनिक तौर पर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो बेवजह हेडलाइन बन जाएगी। लेकिन ये है कि
एक हेल्दी प्रोपोजिशन ये है कि अब जैसे आपने सजाद की बात की, उनको बार बार जब वो दिल्ली आए थे तो उनको प्रोवोक किया गया कि आपका पहले ये स्टैंड था वो सर। जब वो बहुत तंग आए तो उन्होंने कहा साहब आप ही बताइए मेरे पास क्या ऑप्शन है। सो दैट्स अ डिपार्चर फ्रॉम, एक्चुअली इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन टू गिव अप द बैगेज ऑफ पास्ट। तो अगर कोई दे रहे हैं, द मोर द मेरियर, डेमोक्रेसी है, इसमें तो किसी को कोई रोक नहीं सकता टू ट्राई देयर फॉर्च्यून्स। और आप कह रहे हैं कि वो उनका क्या रोल रहेगा, उनका क्या रोल रहेगा। देखिए, जब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है, नए भी उम्मीदवार निकल आते हैं, नई पार्टियां भी बनती हैं। अब पीडीपी पार्टी जिस ज़माने में बनी थी तो बहुत कुछ ही महीने पहले इलेक्शन से बनी थी। पहले तो कांग्रेस में थे, महबूबा जी भी, और मुफ्ती साहब तो बड़े कामयाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1983 का इलेक्शन उन्होंने लड़ाया था। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसका कोई मापदंड या कोई ऐसा पैरामीटर स्ट्रिक्ट नहीं रहता, बिकॉज द फील्ड इज़ ओपन, एनीवन कैन कम, ट्राई हिज फॉर्चून। और दूसरी पार्टी क्या, आपकी अपनी पार्टी के भीतर भी बहुत से लोग रहते हैं कि वो समझते हैं कि कब ये लुढ़के तो हम इसकी जगह बैठे। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। आपको इसका बुरा नहीं बनाना है, वो तो इसका मतलब है कि आप कहीं कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए दूसरे भी दे ऑल्सो वांट टू बी ऑन द सेम पाथ। बट इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि लोगों को वाइडर चॉइस मिले, और मिलता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, स्टेटहुड को लेकर जम्मू के लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू को स्टेटहुड मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर घाटी के नेता कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दीजिए। और उसके बाद दरबार मुँह का भी अभी फैसला आया है, उसमें हालांकि आम कारोबारी जो छोटा कारोबारी है वो परेशान है। चैम्बर की कोई बड़ी उस पर प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन जो आई भी है वो भी कोई हल्की फुल्की प्रतिक्रिया। तो आपसे समझना चाहूँगा, एक तो दरबार मुँह को लेकर कि क्या आप इसमें इंटरवीन करेंगे या आपको लगता है कि सही फैसला है। दूसरा कि स्टेटहुड को लेकर गृह मंत्री भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी ने भी कहा है कि हम जब समय आएगा जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दे देंगे। हमको लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है स्टेट का, मुझे लगता है कि एक बार गृह मंत्री जी ने कह दिया, एक बार नहीं कई बार कहा उन्होंने संसद में, मैं उनके पीछे ही बैठा था तो उन्होंने एक बार मेरे सामने भी कहा पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है उसके बाद ना कुछ कहने की आवश्यकता है ना कुछ औचित्य है। ही हैज़ स्टेटेड दिस ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस एट एप्रोप्रिएट टाइम। अब क्या हुआ इत्तेफाक, जब मैं बाहर निकला उसी सेशन में से तो वो आगे चले गए, तो मुझे कुछ दोस्तों ने रोक लिया, आप ही के फर्टर्निटी थे, कुछ हमारे पुराने परिचय थे। तो मैंने बोला साहब ये एप्रोप्रिएट टाइम कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई आपने 370 के लिए तो 70 साल इंतज़ार किया। तो किसी ने वो हेडलाइन बना दी मेरे नाम से कि वो कहता है 70 साल भी लग सकते हैं। हालांकि मेरी वो मुराद नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि लेट अस ट्रस्ट द स्पिरिट ऑफ व्हाट द होम मिनिस्टर हैज सेड, एंड मे बी सूनर देन लेटर। मैं ये नहीं कह रहा 70 साल, क्योंकि हमें क्षमता है 70 साल इंतज़ार करने की, लेकिन सूनर देन लेटर जैसे ही मुनासिब होगा। उन्होंने कहा है, मुझे लगता है उसमें कुछ और हमारी तरफ से बात जोड़ने की। दरबार मुँह का जो फैसला आया है, लोगों ने कहा शायद जम्मू को स्टेटहुड मिलनी है, इसीलिए ये सब। देखिए, दरबार मुँह का एक पहलू और है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारा विभाग भी जुड़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ऑनलाइन करने में हमारे DOPT ने बहुत मदद की। इनफैक्ट भारत सरकार में सबसे पहली मिनिस्ट्री जो टोटली ऑनलाइन हुई थी वो नॉर्थ ईस्ट डोनर मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, क्योंकि मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक दफ्तर शिलांग में है और 8 दफ्तरों के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, रोज़ आना जाना मुमकिन नहीं है। तो वी हैड ए वेरी रोबस्ट सिस्टम इन प्लेस। किसी वक्त भी किसी चीफ मिनिस्टर या किसी शिलांग के हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और वो हमें कोविड में भी काम आया। उसके बाद धीरे धीरे आज भारत सरकार के लगभग 80% काम जो है ऑनलाइन हो रहा है सभी मंत्रालयों में। जम्मू कश्मीर थोड़ा छूट गया था कि पिछली सरकार को शायद इसको इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं देती थी, उन्होंने कई चीज़ें लागू नहीं की। हमारे इंटरव्यूज़ हमने अबॉलिश किए। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा 2015 के यौम आज़ादी के दिन कि इंटरव्यू ख़त्म कर दिया जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि यही इल्ज़ाम आते थे जम्मू से ही कि भाई इंटरव्यू में पार्शलिटी होती है, पैसे लेके वकील लगती हैं। लेकिन जब हमने ख़त्म किए तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं लगाई, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद आने के बाद हुआ। तो इस तरह से कुछ एक ऐसे थे काम जो मोदी जी ने बड़े ही क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए हैं रिफॉर्म्स में, जो लागू नहीं हो पाए थे। अब वो पर्सनल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिलकर उसको टोटली ऑनलाइन कर दिया। उससे एक तो ये फ़ायदा हुआ कि लगभग 200 करोड़ रुपया हमारा ज़ाया हो जाता था सिर्फ फाइलें इधर उधर लेने में, और
उतनी तादाद में ट्रक भी इधर उधर चलते थे और फिर वक्त भी ज़ाया होता, एक एक दो दो महीने काम ही बंद रहता था कि दरबार मूव हुआ तो पहले वो एडवांस पार्टी जाती थी, क्योंकि आपका भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ है, मेरा भी, तो हमने देखा है बड़ा करीब से, और वहाँ पहुँच के फिर सेटल होने में लगता था। तो ये जो लार्जर फ़ायदे उसके बहुत हैं। हाँ, जो छोटा ट्रेडर है उसको कहीं लगता होगा कि मुझे, और स्वाभाविक है क्योंकि हर आदमी को अपनी जीविका का हक भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके विकल्प निकल आएंगे, उसके अल्टरनेटिव निकल आएंगे। आप देखिए, जब रेलगाड़ी आनी शुरू हुई कटरा का, जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो सबसे पहला हमने प्रोग्राम किया कटरा का उद्घाटन, और उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि रेलवे स्टेशन साल पहले तैयार हो चुका था, हम चाहते थे कि जल्दी शुरू हो, लेकिन ये भी था कि इतना बड़ा काम है तो प्रधानमंत्री के द्वारा हो। तो जो उस समय के प्रधानमंत्री, उनका 2 बार प्रोग्राम बना, पहली बार वो किसी वजह से मुलतवी हो गया, दूसरी बार की सेहत ख़राब हो गई, इतनी देर में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और कोड ऑफ कंडक्ट से पहले भी बना प्रोग्राम, लेकिन उनके कांग्रेस के साथियों ने किसी के कान में कह दिया कि नहीं, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, वैष्णो देवी का उद्घाटन है। इतनी देर में सरकार बदल गई। तो मोदी जी का पहला कार्यक्रम वहाँ हुआ, और मैंने अपने स्वागत भाषण में कहा था कि यहाँ एक कथा मशहूर है कि जब तक माता का बुलावा ना हो तो कोई आता नहीं दरबार में। शायद माता को इंतजार था कि मोदी जी के हाथों हो, लेकिन उस वक्त साथ ही साथ एक ये भी बात आई कि जो यात्री जम्मू से होकर गुजरते थे, रघुनाथ बाज़ार जाते थे, वो रघुनाथ बाज़ार के नीचे का जो वीर मार्ग का बाज़ार है, वहाँ इतनी दुकानें सजती थी, अब उनका क्या होगा? आपको याद होगा ना काफ़ी ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हुआ और उसका हो गया। ये एक बड़ी पुरानी फिल्म आई थी, नया दौर, BR चोपड़ा ने बनाई थी, दिलीप कुमार उसके हीरो थे और जीवन थे विलन। वो आखिर में रेस लगती है लॉरी की और इसकी टांगे की, क्योंकि सड़क ना बनने दो, कि सड़क बन जाएगी तो हमारा। तो ये देखिए, जो मार्च ऑफ टाइम्स एंड मार्च ऑफ डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता। पर इसको स्टेट रूट से कनेक्ट करके हम नहीं ले सकते। नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक हम डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस हिंदुस्तान में ठीक 6 बरस पहले शुरू हुआ। टू टेल यू द एग्जैक्ट डेट, ये जुलाई 1 शायद 2016 को 15 को, जब प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की घोषणा की थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये पिछड़ा रहा, बहुत से रिफॉर्म्स वहाँ नहीं लागू किए गए, और ये वहाँ दिस वॉज वेटिंग टू हैपन। और आगे आगे तो दिस इज़ बिकमिंग अ नॉर्म, क्योंकि अब अगर हम, इफ़ इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड इफ़ जम्मू कश्मीर हैज़ टू बी बेनिफिशरी ऑफ दैट ग्लोबल बेनिफिट, क्योंकि हम, और ख़ास तौर से जो नौजवान है कश्मीर का, वो बहुत ज़हीन है, बहुत अवेकंड है कंपेयर टू मैनी अदर काउंटर पार्ट्स इन रेस्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर का नौजवान बहुत फॉरवर्ड लुकिंग, ही डजंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको एक बता दूं कि अभी कोविड से पहले मैं छोटे ग्रुप्स में, मैंने ये यहाँ प्रथा शुरू की थी कि IAS का जब रिजल्ट निकलता था तो पहले 20 बच्चों के साथ में बैठता था, तो एक आध का शादी विवाह भी हो गया उसी में, तो उसमें से आपका एक कश्मीर का भी था। तो उसी साथ मैंने ये भी शुरू किया कि जो IIT और NIT के सिलेक्टेड होते थे बच्चे, उनके साथ बैठना। कश्मीर में एक ग्रुप बना था सुपर 30, उनके बच्चों के साथ बैठता। मैं हैरत हो गई, एक छोटी सी बच्ची 12वीं जमात की, उसको दिल्ली बुलाया, उनको दिल्ली घुमाया गया, तो कहने लगी इट इज़ अमेजिंग, मैं दिल्ली कभी नहीं आई थी। छोटी सी बच्ची बड़ी मीठी मीठी बातें करती, तो उसने IIT क्रैक किया था। तो मैंने कहा बेटे, तुम तो जहाँ बैठी हो वहाँ तो बड़ी मिलिटेंसी है, और ना ही तुम कोचिंग के लिए जा सकती हो, तो क्या करती? कहती है अंकल वेरी सिंपल, सब कुछ गूगल और इस पे मौजूद है, 14 घंटे पढ़ाई करनी, 6 महीने में क्रैक हो जाता। मैं कहा बेटे, किसी ने मुझे पहले बताया होता तो मैं भी यही काम करता। तो कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के जो नेचुरल पोटेंशियल है नौजवान का, बहुत ज़्यादा है। हमने कहीं ना कहीं उसको डिप्राइव्ड रखा था, वंचित रखा था उस तरह के एक्सपोजर के साथ। अब अगर सारी दुनिया ऑनलाइन हो गई, सारा हिंदुस्तान ऑनलाइन हो गया, तो हम जम्मू कश्मीर वालों को कहें नहीं नहीं नहीं, आप पिछली सोच में रहो। तो इसका मतलब है कि हम अपने इंटरेस्ट की खातिर अपने आने वाली पीढ़ी के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जतिंदर सिंह। आपने इनसे लगभग जम्मू कश्मीर के तमाम वो सियासी सवालात, जो सवालात आपके जहनों में थे, हमने तमाम सवाल पूछे, और डॉक्टर साहब ने बड़ी बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब भी दिए। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो तवक्कात लोगों की मरकजी सरकार से हैं कि जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट का नया दौरा देखने को मिलेगा, और वाड़वन के लोगों को केवल टावर ही नहीं बल्कि उनको सड़क भी मिलेगी, वो शायद 2024 से पहले शायद हमको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।